सरिता जी की आवाज में चिढ़ का एक हल्का सा स्वर था, जैसे उन्होंने अपनी बहू दिव्या को समझाने का प्रयास किया। बहू, ज्यादा अपने मायके की धौंस दिखाने की जरूरत नहीं है, यह ठीक नहीं है। दिव्या ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आंखों में चिंगारी थी। क्यों ना दिखाऊं धौंस? इतना दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने आपको। उसकी बातों में एक अद्भुत अभिमान था। दिव्या की बचकानी जिद ने घर में हलचल मचा दी। सरिता जी ने दृढ़ता से कहा, हमने दहेज नहीं मांगा था, ये सब तुम्हारे माँ बाप ने अपने आप दिया। यह सुनकर दिव्या और भी नाराज होने लगी। पता नहीं आप लोग कितनी तनी हुई जिंदगी जी रहे थे। दहेज आ गया तो क्या बुरा हुआ? सत्यता की एक नई परत खुलने लगी। सरिता जी ने तर्क किया, अगर हालात बुरे हैं तो तुम्हारे घर वालों ने क्या सोचा? उन्होंने हमारे घर में तुम्हारी शादी कर दी। इस पर दिव्या खामोश हो गई, लेकिन गर्व से उसकी नजरें नहीं झुकी। दिव्या अब हर रोज अपने मायके के दहेज की कहानियों से उन्हें धमकाती रहती थी। वह अपने सास ससुर के समक्ष महंगे हैंडबैग और डिनर सेट का जिक्र करती। उसकी दुनिया में यह सब इतना महत्वपूर्ण था कि शायद वह अपने पति की मेहनत पर ध्यान ही नहीं देती थी। जब एक दिन सरिता जी की बहन आई तो दिव्या ने देखा कि कैसे उन्होंने सामान्य कपड़ों में भी आदर से बैठकर खाना खाया। वह चिढ़ गई और बाद में हंगामा खड़ा कर दिया। मैं क्या करूं? जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मेरे मायके से आए हैं। यह संवाद सिर्फ दहेज के मूल्य के बारे में नहीं था, बल्कि रिश्तों में गरिमा और सम्मान का भी था। सब कुछ तिमंजिली ऐश्वर्य की दुनिया में नक हो जाने की कोशिश कर रहे थे। इस छोटे से परिवार में, जहां सपने और वास्तविकताएं टकराते थे, सरिता जी को समझना था कि बहू की धौंस का आधार केवल वस्त्र और सामान नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते थे। बहू, ज्यादा अपने मायके की धौंस दिखाने की जरूरत नहीं है। होंगे वो पैसे वाले अपने घर में। यूं जरा सी बात पर इतना हंगामा अच्छा नहीं होता। सरिता जी अपनी बहू दिव्या से बोली, क्यों ना दिखाऊं धौंस? अरे इतना दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने आपको। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी। आप क्या जानो कितनी महंगी है ये चीजें? दिव्या अपने हाथों को नचाते हुए बोली। हाँ, हम नहीं जानते कि कितनी महंगी है ये चीजें, लेकिन ये दहेज हमने तो नहीं मांगा था ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद दिया था। वो भी मना करने के बावजूद सरिता जी ने कहा, वो कुछ भी हो, पर दहेज आ तो गया ना इस घर में। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी था क्या इतना सब? आप लोगों की औकात भी थी ये सब खरीदने की? दिव्या सुनाते हुए बोली। चलो माना बहू कि हमने हमारे घर में इतना कुछ भी नहीं देखा था। हमारी औकात तो नहीं थी ये सब खरीदने की, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इस घर में कर दी? वो लोग तो खुद आए थे इस घर में तुम्हारा रिश्ता करने के लिए, सरिता जी ने कहा। सरिता जी का जवाब सुनकर दिव्या तुनकते हुए अपने पैरों को पटकते हुए अंदर चली गई। आखिर सरिता जी सच जो बोल रही थी। अब तो ये घर में हर रोज ही होने लगा था। दिव्या जब तक अपने मायके से आए हुए दहेज की धौंस ना दिखा दे, शायद उसे खाना हजम ही नहीं होता था। अभी 3 महीने पहले ही तो उसकी शादी इस घर में हुई थी। उसका पति रमन एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। घर में उन दोनों के अलावा सास सरिता जी और ननद साक्षी थे। सरिता जी के घर की स्थिति इतनी खास नहीं थी, पर अभी कुछ दिन पहले ही रमन की सरकारी नौकरी लगी थी, इसलिए दिव्या के माता पिता ने उसकी शादी रमन से कर दी। अभी स्थिति खराब है तो क्या हुआ, आगे चलकर तो रमन अच्छा खासा कर ही लेगा। वैसे भी वो आगे और बेहतर की तैयारी में लगा हुआ ही था। ये सोचकर दिव्या ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि सरिता जी ने और रमन ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया था। हमें तो सिर्फ कन्या और कलश ही चाहिए, हम दहेज का क्या करेंगे? हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम इतना सामान रख सके, तब उन लोगों ने साफ साफ कहा था। पर उसके बावजूद भी दिव्या के माता पिता ने अच्छा खासा दहेज दे दिया। अब घर में इतनी जगह तो थी नहीं, इसलिए अभी कई सारा सामान तो ऐसे ही पैक रखा हुआ था। लेकिन फिर भी दिव्या दहेज की धौंस दिखाने से बाज नहीं आती थी। शादी के कुछ दिन बाद सरिता जी की बहन उनसे मिलने आई थी। उनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर ही थी। जब दिव्या उन्हें प्रणाम करने बाहर आई तो मौसी जी सोफे पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। ये देखकर दिव्या चिढ़ गई, पर कुछ बोली नहीं। उसके बाद जब वो लोग खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना परोसने के लिए साक्षी ने दिव्या के मायके से आया हुआ नया डिनर सेट निकाल लिया। जब दिव्या की नजर उस डिनर सेट पर पड़ी तो उस समय तो दिव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया। अरे आप लोगों ने कितना सिर चढ़ा रखा है इन लोगों को? इन लोगों की औकात भी है क्या इतने महंगे सोफे पर बैठने की और महंगे डिनर सेट में खाना खाने की? बहू, क्या बोल रही हो तुम? वो हमारे रिश्तेदार हैं, मेहमान बनकर हमारे घर आए हैं, और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। थोड़ा तमीज से तो बोलो, सरिता जी ने कहा। होंगे तो होंगे आपके रिश्तेदार, मैं क्या करूं? लेकिन जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मेरे मायके से आए हैं। कभी देखा भी है आपने इतना महंगा सामान जो अपने इन फटीचर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आप ये सब इस्तेमाल कर रही थी? दिव्या ने तुनकते हुए कहा। बहू, ये डिनर सेट, सोफे, ये सब इस्तेमाल करने के लिए ही है ना, या इन्हें एक तरफ रखकर पूजा करनी है? सरिता जी ने कहा। इतनी ही महंगी चीजें चाहिए ना तो खुद से खरीदिए,
मेरे मायके के दहेज पर हक जमाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सरिता जी हैरान रह गई थी। तब रमन ने